This is the future. नमस्कार, मैं अभिनव त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अभिनव त्रिपाठी मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रगल थिएटर से चालू की, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल दिल्ली से चालू की। पंजाबी लोग ना किसी से डरते हैं ना पीछे हटते हैं। जब भी बलिदान की बारी सरहद पे आती है तो सरहद पे दी जाती है, और जब सिनेमैटिक सेंस में आती है तो सिनेमैटिक सेंस में दी जाती है। और इसके सबसे बेहतर एग्जाम्पल बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ गए बल्कि उन्होंने अपना परचम लहराया, और इतना लहराया कि 83 रन बना चुके हैं। 83 आ रही है। स्वागत करता हूं मैं जतिन भाई का। तो जतिन भाई, थैंक यू सब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। तो मैं आपको इस शो के दौरान जतिन सर बुलाऊं, जतिन भैया बुलाऊं, भाई बुलाऊं, जतिन बुलाऊं, क्या बुलाऊं सर? कुछ भी बुलाओ, जो बुलाने में अच्छा लगे वो ठीक है। सर तो बड़ी उपाधि होगी, तो सरवर तो कोई जरूरत नहीं है, तो इसको कैंडिड रखते हुए भाई भी चलेगा, नहीं तो जतिन तो परफेक्ट है। 100%। तो जतिन भाई, मैं तो जतिन भाई बुलाऊंगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ सबसे ज्यादा। तो जतिन भाई, बहुत ही एकदम बेसिक सा सवाल है कि मैं कहीं अभी इंटरव्यू में आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपने ये जो एक्टर बनने की जो चॉइस थी वो सिर्फ इसलिए की कि आप जो है अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को मेन स्ट्रीम से निकाल के कुछ बेहतर करना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे। सर, कैसे शुरू हुआ ये? मतलब क्या वो चीजें थी जो आप उसको ट्रैक से हटाकर कुछ अलग स्पॉटलाइट लाना चाहते थे? मतलब तो ये मेरी बाद में बनी, मगर पहले जब बड़े हो रहे थे बचपन से, तो वो कुछ एक चीजें होती है जो माँ बाप या फैमिली में ना आपको मिलती रहती है गाहे बगाहे। तो हमें सिर्फ यही मिला कि जल्द से जल्द बड़े हो जाओ। फिर बाद में वजह समझ में आई, तो वजह ये थी कि पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है। और फैमिली को सपोर्ट क्यों करना है, क्योंकि फैमिली की हालत ठीक नहीं। तो ये धीरे धीरे आने लगे कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। कहने को बस कहते थे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिर्फ बोलने का था, मगर थे उससे भी कम। तो वो जो चीज थी ना, वो जहन में बहुत गहरी कहीं बैठ गई, बहुत छोटे से। और हमेशा ये लगता रहता था कि कब ये जो बचपना या ये जो स्कूल की डेज है वगैरह, तो हमारे घर में भी चुनिंदा 2-3 लोग ही गए हैं। और मुझे पूरा यकीन था कि ना तो मैं उतना अच्छा पढ़ता हूँ, ना नंबर आ पाएंगे, ना कभी कॉलेज जा पाऊंगा। हालांकि सपना जरूर था मेरा कॉलेज जाने का, लेकिन मुझे पता था कि तरह से है तो शायद यही पॉसिबल होगा कि मैं जल्दी से स्कूल खत्म कर लूंगा और नौकरी पे या पिताजी के साथ अपने उनकी शॉप पे लग जाऊं। तो वही सब प्लान था। लेकिन फिर कहीं पर एक्टिंग आ गई, और उसके जो कीटाणु थे वो कहीं मुझ में आ गए। और वो आ गए तो वो ऐसे आए कि मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। और जो कि ये भी समझ में आ रहा था कि अगर ये काम अगर कर लिया गया अच्छे से, तो एक जो शोहरत मिलेगी वो तो है ही है, साथ में पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे 2 काम हो जाए, क्योंकि मैं और बहुत सारे काम कर जरूर लेता हूँ या कर भी रहा था। जैसे मैं फादर के साथ ज्वेलरी के बिजनेस में एज अ सेल्समैन मैं था अपनी शॉप पे, बट मुझे पूरा यकीन था कि मैं ये ज्यादा देर कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो टिक के बैठने की ड्यूटी है ना, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक, वो मेरे से मुमकिन नहीं थी। सो उन सब चीजों और हालातों से गुजरते गुजरते एक दिन फैसला किया कि एक्टिंग करनी है और उसके लिए सीखना जरूरी है। क्योंकि जब तक, क्योंकि मेरा तो कोई फैमिली वाला है नहीं, इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट है नहीं, तो मुश्किल है। तो कैसे अब पहुंचेंगे? तो फिर थिएटर किया, थिएटर में सीखा, कोर्स किया पूरा। उस वक्त तो कोर्स बड़ा सस्ता था जब मैंने किया था 2006 से 8 में। और फिर कोर्स करने के बाद काम शुरू हो गया मिलना, छोटा छोटा करके, धीरे धीरे करके, और एंट्री हो गई बॉलीवुड के अंदर। फिर वहां से सफर जो है वो चल रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जिनमें बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां, मतलब आम बात थी जीवन में। मतलब कोई ऐसी, कभी भी मेरे को अगर मैं याद भी करूं तो कोई बहुत कम ऐसे पल थे, अच्छे पल थे, वो यादों में है।
लेकिन बहुत सारे पल ऐसे हैं जो मुश्किल थे, जिनको बस ये सोचता था ये कट जाए जीवन से फटाफट। चाहे वो माता पिता का संघर्ष हो, चाहे परिवार की आर्थिक तंगी हो, चाहे अपने आप को बाकी रिश्तेदारों में प्रूव करने का पॉइंट हो। तो वो बहुत सारी स्ट्रगल चल रही होती है, कोई एक स्ट्रगल नहीं होती है ना, कि मेरे पास दूसरे रिश्तेदारों के पास गाड़ी है, आपके पास तो स्कूटर भी ऐसे ही है। तो वो बड़े सारे स्ट्रगल जो होते हैं ना बच्चे के दिमाग में गाहे बगाहे, जो उसको पुश कर रहे होते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पुश किया, मेरे लिए बहुत फेवर में रहे वो, मैंने उनको लिया ऐसे फाइटिंग स्पिरिट में। तो वैसा दौर था और उनसे निकल के यहाँ तक पहुंचा। 83 रन जैसे तुमने बोला कि अभी तक मार चुका। जतिन भाई, एक शायर है मुनव्वर राना, उनकी एक शायरी याद आती है आपके लिए कि काम सब गैर जरूरी है जो हम करते हैं, ये आपके लिए है स्पेसिफिकली, कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते गजब करते हैं, हम कुछ नहीं करते गजब करते हैं। क्योंकि मेरा सवाल इसी बात, मेरा सवाल जतिन भाई एक्चुअली इसी बात से रिलेटेड है कि पंजाबी लड़का दिल्ली में रहने वाला, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपने जैसा कि बताया आप एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम इंसान अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेगा तो सोचेगा कि जैसे दिल्ली में बहुत कॉमन है कि वो जिम बना लिया उन्होंने, या और किसी तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, ज्यादा से ज्यादा जिम ऑनर हो गए, बहुत ज्यादा किया, या बहुत किया तो वो बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने लग गए, कपड़ों की दुकान डाल दी या कोई कुछ नहीं तो वो खोल दिया, अपना रेस्टोरेंट खोल दिया, छोटा मोटा। राइट, क्योंकि वो ही उनका आउट ऑफ द बॉक्स है, और वो उसमें वो बढ़िया ऑडी मर्सिडीज खरीद के सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि एक्टिंग का कीड़ा आया, तो वो एक्टिंग का कीड़ा ही क्यों आया सर? आपने मतलब रेस्टोरेंट क्यों नहीं डाला? नहीं, मैं उसके लिए पूंजी की जरूरत है, कोई भी चीज है ना उसके लिए कैपिटल की जरूरत है। तो कैपिटल से तो मेरा दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था ना, मेरा तो छोड़िए मेरी फैमिली का भी नहीं था। और मुझे एक चीज अच्छे से यकीन था और मुझे पता भी था, क्योंकि हमारी जो पुश्तें चली आ रही हैं, अगर आप पंजाबियों की अगर जिक्र करते हैं तो पंजाबियों के साथ क्या होना, बहुत बार उजड़े हैं बसे हैं, उजड़े हैं बसे हैं, और जब उजड़े हैं फिर वो उन्होंने फिर से सब कुछ एकदम बेसिक से शुरू किया है और अपने लिए मकाम बनाया है। तो मेरे दादाजी जब आए थे पार्टीशन में यहाँ पर इंडिया में, तो उन्होंने अपने लिए बहुत छोटी उम्र में खुद से ही सब कुछ किया था, अपने लिए काम ढूंढा, काम में फिर फैक्ट्री डाली, जो भी करा। फिर उनकी शादी भी तो उनसे बचे तो हमारे पापा ने भी, ताया ने, चाचा ने, उन्होंने भी खुद ही सब कुछ किया। तो वो मुझे पता था कि अल्टीमेटली मैंने भी यही करना है, मुझे भी खुद से ही कुछ खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने बताया ना, मैं जैसे दुकान पे था तो कर्ज बहुत था, और वहां पर एक काम में अगर 4 लोग परिवार के बैठ के उसके ओनर बन जाएंगे और खाने वाले मतलब कमाने वाले 4, खाने वाले 12, और 4 भी एक सोर्स से कमा रहे हैं, तो कैसे बटेगा ना। मतलब अगर एक ही जगह से पैसा आना है, अगर 100 रुपए आया, 12 लोगों ने खाना है, तो कैसे काम चलेगा। तो ये थॉट आ चुका था बहुत पहले, मैंने कहा मुझे हटना ही पड़ेगा, मुझे इस लाइन से हटना पड़ेगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे और जॉब्स किए हैं, मैंने कई जगह नौकरियां की हैं, कुछ छोटे मोटे काम में करता रहा हूँ। और फिर मुझे फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित था फिल्म इंडस्ट्री से, और क्योंकि छोटे होते से अपने ग्रुप में एक ऐसा लड़का था जो लोगों को एंटरटेन करने में बड़ा विश्वास रखता था, बिकॉज और कोई तरीका था नहीं इम्प्रेस करने का मेरे पास। ना मैं बहुत अच्छा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था, ना मैं पढ़ाई में उतना अच्छा था, ना कोई मतलब तो ऐसी थी कि चाम हो या कुछ हो, अब है वो बात अलग है लेकिन उस वक्त ऐसा था नहीं। तो मुझे लगा कि एक्टिंग एक जिसमें बहुत सारी चीजें जो है कर पाऊंगा, और वो एक्टिंग मुझे बहुत पर्सनल सेटिस्फैक्शन देती है। मैंने बचपन से लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया है, लोगों को ना बहुत देखा है, समझा है, जांचा है, तो ये काम हमारी फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगा था कि मैं ये करूंगा और जल्दी पैसे कमा पाऊंगा, और कामों में तो इतनी रकम होती है, जब आएगा तब होगा। मगर मुझे फिल्म इंडस्ट्री का पता था, एक प्रोजेक्ट करना है, आपका नाम भी होगा, आप तो लोग आपको जानेंगे, प्यार करेंगे, पहचानेंगे।
पैसा भी मिलेगा। सो वो एक पूरा कैलकुलेशन था इस सब के पीछे। तो बस इसलिए उस रास्ते पे निकल गया। तो जतिन भाई, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप श्री राम सेंटर से आपने अपनी थिएटर किया, और कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं हमारे और आपके बीच में, आप जानते ही हैं, तो उनके थ्रू भी अपन थोड़ा सा कनेक्टेड हैं। और फिर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से बात कर रहा था जो एक्टिंग में बड़ा स्किल रखता है। मेरा सवाल भी वहीं से आता है। उस बच्चे ने कहा कि जैसे जो दिल्ली में जो थिएटर्स हैं वो बड़े मतलब सस्ते हैं, बहुत चीप भी है, मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 300, 500 तक भी फीस है वहाँ महीने की। और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे लाखों में भी फीस है। तो एक ठीक ठाक फैमिली का एक बच्चा था, तो उसने मेरे को कहा कि मैं जो है वो ऐसे स्कूल में जाना चाहता हूँ जहाँ पे 1,50,000 इस तरीके की फीस है। कहता वो 100 रुपए वाले, 200 रुपए वाले थिएटर्स क्या ही सिखाएंगे। तो आप ही के सर्किल के एक फ्रेंड, उन्होंने उनको समझाया आपका एग्जाम्पल देते हुए, और एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा था, वही मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि सर आपने श्री राम सेंटर से आपने अपना थिएटर किया, और उसके बाद आपने सेक्रेड गेम्स की, आपने 7 उचक्के जैसी फिल्में की, आपने मेरठिया गैंगस्टर किया, आप छलांग में अभी 3 दिन पहले ही देखा सर, छलांग आपने की, अब आप 83 कर रहे हैं। तो मतलब उन बच्चों के लिए कुछ छोड़ेंगे वो लाख रुपए वालों के लिए, या नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, अब चाहे आप लाख रुपए दें, चाहे 100 रुपए दें, चाहे आप किसी एक्टर के बेटे हो, चाहे प्रोड्यूसर के बेटे हो, चाहे आपका इस पूरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो, ये जो है ना, ये सिर्फ पागलपन का खेल है। क्या बात। तो थिएटर में ना बड़ा कहा जाता है कि जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। क्या बात। मतलब जो अपना घर फूक सकता है वो हमारे साथ चले। मतलब जो इस पागलपन में शामिल होगा, वो जो पागल होने को तैयार है, वो हमारे जो मतलब जिसको जो मजनू होने को तैयार है, वो इश्क करे। फिर वरना इश्क ना करे, फिर वो मोहब्बत की दुहाई ना दे, बिल्कुल, है ना। तो वो वाला खेल है। तो वो इस पैशन, इस डेडिकेशन के साथ इस में आएगा, मेहनत करेगा, समय देगा, वो चाहे फिर वो 100 रुपए का कोर्स करके आए, चाहे वो 1.5 लाख रुपए दे के आए, तभी पा पाएगा। और मैंने तो किसी की जगह क्या छीननी है, मैं तभी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, और यहाँ जगह किसी की है नहीं। एक बात और मैं आपको क्लियर करूं, कल किसी और का दौर था, आज किसी और का है, कल उनको, आज जो है उनको भी जगह खाली करनी पड़ेगी, कल हम आएंगे, जगह खाली करनी, फिर कोई आएगा। तो कोई पता तो यहाँ है नहीं। और चाहने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह से चाहते हैं। कोई किसी एक्टर को बहुत चाहता है, कोई किसी एक्ट्रेस को बहुत चाहता है, पसंद करता है ना, हॉलीवुड में करता है, कोई हॉलीवुड में करता है। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमको जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि हम समय की इंपॉर्टेंस को समझें, पैसे की इंपॉर्टेंस को समझें। क्यों चीजें जरूरी है? क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तब सबसे ज्यादा मुश्किल दौर होता है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रगल उस दौर में होती है। मन ना लगना, फेलियर्स का जो एक वो रहता है कि फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं पा पाए, तो ये जो थॉट है ना, इससे बहुत जूझ रहे होते हैं। जब हम इसको ओवरकम कर लेते हैं, जब हम ये तय कर लेते हैं अब आ गए हैं ना, तो फिर मरने मारने के इरादे से आए हैं। बिल्कुल। अब या तो मरेंगे, करेंगे, उससे पहले नहीं जाना, बात खत्म। तो जगह बिल्कुल सबके लिए खाली है। मैंने किसी के लिए कोई बांध के नहीं रखा, मैं खुद अपनी जगह खोज रहा हूँ। आपके पीछे एफिल टावर लगा हुआ है, बिल्कुल उस एफिल टावर के टॉप पे जाने का मेरा इरादा है। और मुझे लगता है कि जो मेहनत करेगा वो अपनी जगह, अपना मकाम पा ले। जतिन भाई, ये तो बहुत ऑनेस्ट है आपने आंसर दिया। देखिए, मैं इतना हम्बल आदमी नहीं हूं, मैं अपने हर शो में कहता हूं आप एफिल टावर के छत पर हैं, मैं इसका रीजन देता हूं, फिर आप सही या गलत बताइएगा। देखिए, इंडस्ट्री में एक एक्टर होता है, एक हीरो होता है। हीरो के प्रशंसक हो सकते हैं, और उसके ऑपोजिट जो एक्टर्स होते हैं, जैसे आप बहुत फेमस राइवलरी जानते हैं, कुछ एक्टर्स के बीच में हो जाती है, तो एक एक्टर के प्रशंसक दूसरे हीरो के प्रशंसक को गाली देते हैं, दूसरे, वो सोशल मीडिया पे ही चलता रहता है। लेकिन आप जैसे जो एक्टर्स हैं, आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं, जिन्हें मैं आर्टिस्ट कहता हूँ, रियल आर्टिस्ट कहता हूँ, आप हुए, नवाज भाई हुए, पंकज तिवारी जैसे लोग हुए, ये लोग जो हैं, इनके कोई, मैंने आज तक तो इनका कोई निंदक नहीं देखा कि ये बोल रहे हो कि यार इसने इस जगह गलत किया।
मैं ऑनेस्टली अभी 2-3 दिन पहले छलांग देख रहा था और मैंने वो जगह देखी जहाँ पर वो सीन था जिसमें जो फिल्म के लीड होते हैं वो आपके बगल बैठते हैं और आप बोलते हैं देख तू पीटीआई था असिस्टेंट हो गया और मैं कल भी हलवाई था आज भी हलवाई हूँ। तो वो जो मोटिवेशन और वो जो उसमें पूरी ऑनेस्टी से आप एनर्जी डालते हो सर, वो आईफिल टावर के ऊपर बैठ के ही की जा सकती है सर। वो नीचे जो गाड़ी है ना उसमें चलने वाला तो नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जतिन भाई, जब जब सेक्रेड गेम्स आपको मिला उसके बाद आप दिल्ली के एक क्लब में थे, मुझे याद है आप एक क्लब में आए थे और उस क्लब में मैं भी था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। और आपको याद होगा सीपी पे था वो क्लब। और मेरा एक फ्रेंड था, शुभम नाम है उसका, तो वो गया, वो फटाफट से उसने आपके साथ सेल्फी वगैरह ली और उन्होंने मुझे भी बोला। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब इंसान को पर्सनली नहीं जानता और लेकिन अगर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ तो मैं उसको हर जगह अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन वो एक होता है ना कि जाके कि सर प्लीज प्लीज फोटो, आई एम योर बिग फैन, मैं वो एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, उतना एक्सप्रेशन नहीं रखता है। लेकिन मैंने उस दिन वहां बैठे उस मेरे फ्रेंड से जरूर बोला था कि सर मैं एक दिन जरूर मिलूंगा इनसे और आज देखिए सर, दिस इज व्हाट वी कॉल डेस्टिनी। ये क्या कमाल की बात है ना कि ये जो एनर्जी या ये जो पॉजिटिव थिंकिंग या जिसे कह लें कि आप ये जो विश्वास अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, यही है, बस यही सारा गेम। राइट। मैंने भी ऐसे कई लोगों को ऐसे माना था और मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगा और ये होगा। राइट। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं, मैं एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव कर रहा हूं या मैं उसमें लगा हूं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप जो चाहेंगे बिल्कुल पा भी लेंगे और करेंगे भी। राइट। बेस्ट अपने लिए सोचना बेस्ट। राइट। सर आपने सेक्रेड गेम्स किया है ना, और मुझे लगता है कि मेरा अब तक का सबसे पर्सनल फेवरेट, एक तो वो हलवाई वाला था, मे भी शायद मैंने अभी लेटेस्ट देखा हो इसलिए, दूसरा एक वो सेक्रेड गेम्स वाला था। सर भले ही मेरा मंच थोड़ा सा प्रोफेशनल है, फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत मेरे स्टूडेंट से रिव्यू लिया, सभी डॉक्टरों से रिव्यू लिया, उन्होंने बोला कि जतिन भाई आ रहे हैं तो उनका वो फेवरेट डायलॉग जो है जरूर होना चाहिए सेक्रेड गेम्स वाला, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बिल्कुल, मैं बीच बीच में आ जाऊंगा उस पे। अपना काम करना मादक। अरे बहुत ही मैं ऐसा करता, खुद बड़ी वो आ जाती है अपना शर्म, क्योंकि लोगों ने इतना उसको पॉपुलर कर दिया, इतने उसके मीम बनते हैं, हर दूसरे दिन उसका एक मीम आता है और मैं खुद अब ना मैं शर्म आ जाता हूँ और मुझे खुद बड़ी हंसी आती है उसको देख के। इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, उन्हें क्या क्या बनाते हैं। जतिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद ही बिलीव करोगे, मैं एक दिन क्लास में सेशन ले रहा था और क्लास में मैं आपको बताऊं मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ, तो मतलब उसमें किसी बच्चे ने, वो आते हैं ना स्पैमर्स, तो उसने एक स्पैम किया। अब उसमें स्पैम में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट में था, एक बड़े इंस्टीट्यूट में था जिसने अभी आईपीएल स्पॉन्सर किया है, देश के अंदर बड़ा नाम था, तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने छोड़ के फ्री एजुकेशन के लिए काम करना चालू किया कि बच्चों को 99 रुपीज के ऊपर भी, 99 रुपीज सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी बच्चों को पढ़ाया जाए पूरे साल की डॉक्टरी। तो मेरे बच्चों ने उस स्पैमर का वो कमेंट लिखा कि तुमने क्यों छोड़ा, और नीचे आपका ये डायलॉग आपकी फोटो के साथ लगा दिया कि अपना काम करना। अब आप ये जेनर देखो कि ये डॉक्टर्स इस लेवल के लोग ये बातें लिख रहे हैं सर। अभी मैंने एक देखा कि 17-18 साल के बच्चे ने एक किस्सा पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि मतलब बहुत फनी है, और ये उसने लिखा, और देखने वाली बात है कि आज का यूथ कितना ब्लंट है, वो ये समाज के फालतू के पर्दे से बाहर है। वो लिखता है कि बाबा, ये अभी किसी बाबा को छोड़ा था ना उन्होंने, तो लिखा कि उस बाबा को छोड़ दिया, सलमान खान को भी छोड़ दो, उस बाबा को छोड़ दिया, सलमान खान को भी छोड़ दो, कम से कम उनके नहीं ये उल्टा है, सॉरी मैं थोड़ा गलत कर गया, कि सलमान खान को छोड़ दिया तो आसाराम बापू को भी छोड़ दो सलमान खान को छोड़ दिया तो आसाराम बापू को भी छोड़ दो, कम से कम उनके चढ़ने से किसी की मौत तो नहीं हुई थी आप देखिए ये 17-18 साल के सर बच्चे लिखते हैं। लोगों का माइंड वैसा है ना। और मेरे को एक चीज और लगती है, बात से मेरे को ये निकला, देखिए गाली वगैरह ये वो हम कंपैरिजन तो अपना करते हैं फॉरेन से या वेस्टर्न कंट्री से, तो वहां पे तो बहुत आम है इस सब बातों का, हालांकि हमारे कल्चर में वैसा नहीं है।
राइट इसलिए ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज कर, आप सम्मान से बात करनी चाहिए, वो हमारा कल्चर है, हम उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। राइट बट वो क्या है कि वो बड़ा लोकल एक वो है स्लैंग के बात करने का ना, अब आपस में ऐसी बात होती है। राइट तो यार दोस्त है, लड़के हैं लड़कियां हैं, आपस में ऐसी बात करते हैं तो उनको मजा आता है, मजा आता है। तो वो इसलिए बनाते हैं, कुछ कुछ करते हैं। बहुत सारे देखता हूँ कि मुझे इतना है कि यार कैसे सोचते हैं ये लोग, मतलब इधर कोई घटना होगी, उधर मीम के साथ उस घटना को समअप कर दें। सो यस, बहुत कमाल है ये सब। राइट 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 जतिन भाई आपसे एक बहुत ही मतलब लेजिटिमेट सवाल है जो इस वक्त हर आदमी आपसे पूछना चाहता है, आप जैसे अचीवर से पूछना चाहता है, खासतौर से एक ऐसे लड़के से पूछना चाहता है जिसको शायद आज से 10 साल पहले अपने फ्यूचर का भी नहीं पता था, जो सिर्फ अपनी घर की प्रॉब्लम से और बुराइयों से लड़ने का एक सोल्यूशन ढूंढ रहा था, और वो फिर इंडिया के लेजेंडरी इमोशन 83 आप पिक्चर कर रहे हो और कपिल देव के साहब के ऊपर वो पिक्चर है। आई एम श्योर कि हिंदुस्तान का हर आदमी कपिल देव साहब को इंस्पिरेशन की तरह देखता है, उस लेवल तक आप पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल इन सबके बीच में ये है कि जब कभी डाउनफॉल आता है तो आप अपना मोटिवेशन कैसे लेके आते हैं? मोटिव जो है ना बड़ा कमाल है, मतलब अगर आप मानने जाओ तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब किस मोटिवेशन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा कुछ ऐसा ध्यान लगाना है, योग करना है। मतलब आपको सिर्फ उस पल को याद करना है या उस मोमेंट को याद करना है जिस मोमेंट में आकर के आपने शायद ये सोचा होगा कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पाऊंगा, या आप उस मोमेंट को याद कर सकते हैं जिसने आपको जीने की वजह दी होगी, या आपको ये वजह दी होगी कि आप एक फाइटर हो। जैसे मेरे लिए कई मोमेंट्स हैं अपनी निजी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी चीज से गुजरते हैं, किसी ना किसी चीज से दो चार होते हैं। तो मैं सिर्फ वो पल याद करता हूँ जिन पलों में मैंने ये देखा था कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अब ये आगे नहीं होना है। क्या बात, ये मेरे आगे आने वालों के साथ नहीं होना चाहिए, या मेरे आगे आने वाली जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे शुरू से, अगर मैं ऐसे बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था स्कूल में जब मैं जाता था, पढ़ाई करता था, तो वीक था थोड़ा सा 9th-10th में आते आते, तो बड़ा डर लगता था कि पेरेंट टीचर मीटिंग में माँ बाप को बुला के उल्टा सीधा बोलेंगे, मुझे तो बोलेंगे, उनको भी दो लोगों के, चार लोगों के सामने और बदनामी होगी। तो मैंने उन सब मोमेंट्स को संजो के रख लिया कि मुझे इतना काम करना है, इतना अच्छा काम करना है कि मैं उनको प्राउड फील करा सकूं, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरे साथ में जितने लोग हैं, मेरे फैंस या पीपल हु लव मी। तो कभी भी मैं जब डाउन होता हूँ या मुझे लगता है ना कि यार जीवन में कुछ, तो मैं खाली उन लोगों को याद कर लेता हूँ कि यार वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए मुझे फाइट करनी है। आपको अपने रीजंस ढूंढने हैं कि आप क्यों, आपने लड़ना शुरू क्यों किया, आपने युद्ध के लिए आपने हथियार क्यों उठाया था, आपकी वजह क्या थी। बेवजह तो नहीं करता है अगर कोई भी। मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ये वही लोग फाइट करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, जो लोग छोटे दबे हुए होते हैं। ये कोई भी किसी भी इकोनॉमिक क्लास का आदमी ये कर सकता है। मतलब अमीर है तो उसमें ये नहीं कि उसको ही वो नहीं होगा, उस पर रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन उसको भी एक पॉइंट चाहिए होगा जहां पे अगर उसको मन में कभी ये डाउट आता होगा तो पता होना चाहिए कि यार मैं फाइट किस लिए कर रहा था, मैं किस लिए लड़ने के लिए उठा था। बिल्कुल। अब लड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि हमने हथियार उठाने, लड़ने से मेरा मतलब ये कि अपने आप को वापस से कैसे लाना है फाइट में। तो मैं कभी भी जब उदास होता हूँ या परेशान होता हूँ तो मैं अपने माँ बाप को सोचता हूँ, और मैं उस पल को सोचता हूँ जिस पल में मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे नंबर 1 होना है या दी बेस्ट होना है। मुझे पूरे विश्व में लोग जाने या पूरे हिंदुस्तान में लोग जाने, मुझे वो काम करना है। तो ये सब मोटिवेशन बनते हैं, और वरना तो मोटिवेशन के नाम पे बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको करने के लिए मौका देती हैं। आपके आसपास इतना अच्छा लोग काम कर रहे होते हैं जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ अपने आसपास के, जो चाहे नोन अननोन हो या कोई भी फील्ड से वो इंसान हो, उनको देख के इंस्पायर होता हूँ कि यार ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं वहां से भी मोटिवेट होता हूँ। मोटिवेशन के सोर्स बहुत सारे, हर उस
से सीख, जो जिंदगी जीने के लिए इच्छुक है और उसे खूबसूरती से जीना चाहता है, मेरे लिए वो सब सोर्स है। राइट। जतिन भाई, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बात बताना चाहूँगा कि आपका जो कैरेक्टर रहा, जैसे बंटी रहा, तो कहते हैं ना कि एक इंसान की पहचान उसके जी नाम से नहीं उसके काम से होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने डाला था अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ 8-10 हज़ार फॉलोअर हैं, आपसे तो बहुत कम है और मैंने अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था ये, और मैंने लोगों से पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू नो जतिन सारना। तो वहां पर एक एक्स अमाउंट लोगों ने बताया कि आई नो जतिन सारना, और फिर मैंने डाला हाउ मेनी ऑफ यू नो बंटी। तो मैं, आप बिलीव करिएगा कि बंटी जो है वो जतिन सारना से ज्यादा जाना चाहता है, ज्यादा पहचाना जाता है। तो पहली चीज तो ये आपके काम की बात हुई। सेकेंडली, बिल्कुल, जितने लोगों ने उसमें मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, सेकेंडली इसमें जितने भी कम्युनिटी में जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ही कहना था कि ये अपने टाइप का आदमी है। ये आदमी को देख कर लगता है कि ये इंस्पायरिंग है, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बस फाइट करने की जरूरत है, डेडिकेशन डालने की जरूरत है, मोटिवेशन डालने की जरूरत है। तो सर, आप वो क्या कौन सा बात ऐसा क्या शख्स है इंडस्ट्री का जिससे आप ऐसा रिलेट करते हैं कि यार ये आदमी है? और देखिए, बहुत सारे, और जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर बिल्कुल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इनिशियल डेज में मैं जब मैं अब इसमें आने की मेरी इच्छा थी, तो मैं अक्षय कुमार साहब बहुत फॉलो करता था, उनसे काफी प्रभावित भी था। राइट और फिर उसके बाद एक दिन हॉलीवुड की एक फिल्म देखी मैंने, रॉकी, राइट जो सिल्वेस्टर स्टैलोन, अगर आप पीछे देख हाँ पाए तो पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है, अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। जी एक जी पोस्टर लगा हुआ। जी जी। तो ये फिल्म मैंने देखी और मैंने मायने समझे चीजों के कि आपको कितना जरूरी होता है एक रोल मॉडल या एक आइडल का होना। मतलब उसमें ये नहीं है कि आप फिक्स करके उसे बैठ जाए, मगर आप किसी को भी आप जिसको आप रिलेट कर पाते हैं आपसे, अपने आप से, उसको लेके चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही हुआ, मैंने उनको देखा, अक्षय कुमार साहब को, उनके तरीके, उनकी चीजों को, और मैंने उनको फॉलो किया और मैंने अपने अंदर चीजों को लाने की कोशिश करी। मगर जब मैं फिर एक्टिंग स्कूल में पहुंचा तब मुझे वो सब भूलना पड़ा, क्योंकि फिर वहां पे जन्म हुआ मेरा, क्योंकि वहां पे मेरे ओरिजिनल होने की जो है उस पर क्वेश्चन हुआ कि अब तक जो तुमने देखा है, समझा, वो भूल जाओ। अब तुमको खोजना अपने आप को कि तुम कौन। हमें दूसरा अक्षय कुमार नहीं चाहिए इंडस्ट्री में, दूसरा सिल्वेस्टर स्टेलोन नहीं चाहिए, दूसरा शाहरुख नहीं चाहिए, सलमान नहीं चाहिए, हमें पहला जतिन सरना चाहिए। क्या बात, क्या बात। तो उन्होंने काफी प्रभावित किया और उससे मैं उनकी अच्छी चीज मैंने रखा अपने साथ, आज भी है कई अच्छी चीजें उनकी जो मैं अपने साथ रखता हूँ, या कोई भी ऐसा शख्स, और जरूरी नहीं है वो हमारी फील्ड से ही हो, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। तो मैं उन सबको कुछ कुछ उनका समझता हूँ, उनके तरीका, उनका जिंदगी को देखने का नजरिया, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उन सबसे सीखता हूँ और बुराइयों को हटाता हूँ, अच्छाइयों को इम्बाइब करता हूँ और आगे आ जाता हूँ। क्योंकि एक चीज बड़ी साफ है, मैदान खुला है खेलने के लिए, ये आपको देखना है कि आप कितने अच्छे बल्लेबाजी कर पाते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, बस आपको अपनी पारी दिखानी है, आप में कितना जोर है, इसलिए उसकी तैयारी करनी जरूरी है। तो पूरा मैदान है, कहीं भी छक्का मारो, कोई रोकेगा नहीं। जतिन भाई, मोहब्बत में रिजेक्शंस मिले हैं आपको भी? यार अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले। अरे अरे, ये सही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ा हर बार कि कहाँ वो वाला अनुभव भी तो लूं कि दिल टूटने पे क्या होता है। तो उस चक्कर में मैंने जरूर, हाँ, मगर मैं अभी तक जितनी भी महिलाओं से या लड़कियों से मेरा जान पहचान रही है, मिलना जुलना रहा है, वो सब बहुत अच्छी रही है, कोई ना कोई चीज सबसे सीखने को मिली है। बस आई थिंक वो वक्त ठीक नहीं रहा कि उन्होंने और चाहा के फैसले लिए जाएं, और मैं एक अलग ही जंग में था जहां पे ऑलरेडी मेरे सर पे या कंधों पे एक ऐसा बोझ मैंने रखा हुआ है
जिसको पहले मैं सबसे पहले हटाना चाहता हूँ, उसके बाद और सब चीजों को मैं मौका देना चाहता हूँ। इस वक्त बिल्कुल भाई, इसके लिए माफी चाहता हूँ, इसमें कोई स्टोरी नहीं मिलता। नहीं, इसके लिए जतिन भाई मैं ये कहना छोटे मोटे वैसे खुद से करें, वन साइडेड वाले कि हाँ इसको ही अपना सब कुछ मान लिया, लड़की को उससे प्यार भी कर लिया, उसकी याद में 2 गाने भी गा दिए, है ना। और फिर अब ये तो प्यार नहीं करती है तो हमें पता ही था, तो उसका रिजेक्शन भी ले लिया, दिल टूटने की वो भी कर ली, तो वो सब बहुत ड्रामे किए उल्टा से, तो वो बड़ी बात। ध्यान से देखो युवाओं, इस वक्त जतिन भाई बता रहे हैं अपनी अनकही लव स्टोरी। मैं बहुत सच्ची बात बताऊं, बहुत पहली बार ये बात किसी को बता रहा हूँ। जी 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 सर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी पिछले मेरे शो पे रोहित गुप्ता जी थे, जो काफी बड़े फिजिक्स फैकल्टी हैं इंडिया के अंदर, और पिछले 10 दिनों में उनको 15,000 से ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आए। उन्होंने भी सेम बात बोली कि अभिनव यार तुम ऐसी बातें निकलवा लेते हो जो मैं किसी को नहीं बताता, और वो 2 ऐसा किस्सा बता के चले गए। बाद में टेक्स्ट कर रहे हैं कि यार क्या वो सीन काट सकते हैं क्या? मैंने कहा अब तो आ गया। मैं तभी गहराई में नहीं गया, मैं इसमें ऊपर से मैं बना, इतनी बात तुम रख सकते हो। जतिन भाई, वैसे इस वक्त ऑनेस्टली आप वो 64% भारतीय बेटे बेटियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने अपने दम पे कोई मुकाम हासिल किया है, चाहे वो विंडोज चला रहे हो, चाहे वो गूगल चला रहे हो, या भारत में अपने दम पे कुछ कर रहे हो, अपनी फैमिली पाल रहे हो। इस वक्त जतिन भाई, जिस वक्त हम सब आपस में बात कर रहे हैं, कोरोना जो एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पे, एक पैंडेमिक के तौर पे पूरे वर्ल्ड में उभरा है, इसने आपको कितना हद तक इफेक्ट किया? और मेंटली आप फिट रहने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैक्सिमम लोग कोरोना से ज़्यादा जिस चीज़ से बीमार हो रहे हैं वो है मेंटल इलनेस। हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो कहता है साहब घर पे पड़े पड़े आइसोलेटेड, डिप्रेसिव, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? मैं आपका इंस्टाग्राम भी काफ़ी क्लोजली देख रहा था, तो मैं देख रहा था आप चिड़ियों से खेल रहे थे। तो क्या ये सब छोटी छोटी चीजें हेल्प करती हैं, या आप बेसिकली करते क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बताऊं, मेरे से ना थोड़ा सा वो सब नहीं होता जो बाकी कर लेते हैं लोग, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे तमाम जनता हो, यूट्यूब टिकटॉक वाली। हाँ। तो मैं वो स्पेसिफिकली बैठ के वीडियो बनाने में नहीं जा सकता हूँ, वो मेरे से होता नहीं। तो पाउट करके सेल्फी अगर कुछ मेरे से मतलब वो कुछ नेचुरल हो जाए तो मैं जरूर कर लेता हूँ। और टचवुड मेरे तो हाँ, आसपास थोड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पेड़ पौधे, तो ये चिड़िया तरह तरह की आ जाती हैं, मुझे दिख जाती है। पिछले 1 साल से काफी देख भी पा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, चीजें बंद हुई हैं, तो नेचर को खिल के खुल के आने का मौका मिला। तो ये पक्षी भी उस वजह से, चिड़िया कभी जिंदगी में नजर नहीं आई थी, बहुत टाइम से लुप्त थी, चिड़िया दिखी तो उनके लिए गाना गा दिया। कौवे बहुत क्या क्या करते हैं, तो हमारे वैसे भी बहुत देश में भी बहुत क्या क्या करते हैं, तो कोयलों को परेशान करते हैं, वो कोयल को जीने नहीं देते हैं, तो वो सब होता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए यही है कि एक बड़ी कमाल की बात है ना कि ये दिन वो दिन नहीं रहे, जैसे मतलब जो अच्छे दिन चल रहे थे, अगर वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, ये भी गुजर जाएंगे, जल्दी से सब फिर से ठीक होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। मैं तो खास तौर पे बात को बार बार सोचता हूँ कि यार अभी तो बैट लेके क्रीज में एंट्री करी थी, अभी तो शुरू कर दी थी बैटिंग, और लॉकडाउन और ये बीमारी ने आ लिया सबको। और बिल्कुल 1 साल अभी फिल्म रिलीज होने वाली थी 83, और जस्ट उससे पहले मतलब ट्रेलर लॉन्च करने वाले थे, उससे 2 घंटे खबर आई कि सब बंद होगा। तो इन टफ टाइम्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल मैं कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ, खाने पीने को ध्यान रख रहा हूँ, वो सुनता हूँ, है ना, वो हीलिंग वाले म्यूजिक है उनको सुनता हूँ, वो जरा हेल्प आउट करते हैं। और याद करता हूँ बस ये कि जल्दी से सब गुजर जाएगा, फिर से मौका मिलेगा, बाहर जाएगा, फिर से काम करने के दिन आएंगे, और जो प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ, जो काम करना चाहता हूँ, उसको दोबारा से कर सकूँ। तो वो मुझे बार बार हेल्प आउट करता है कि अभी बाकी है। तो एक वो कहते हैं ना कि
वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। क्या बात। तो सब कुछ ठीक हो, इसी बात को समझ के आगे चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, दुख भी है, अपने हद तक बहुत ज्यादा अफसोस भी है, जो इस पूरी महामारी ने कहर डाला है या बरपा है, जिसमें बहुत सारे अपने खोए हैं, लोगों के अपने परिजन खो गए हैं, वो उनके साथ नहीं है अब, और कई लोग अभी जंग लड़ रहे हैं, कई जीते हैं कोरोना से। तो उन सब को सोच के दिल को एक वो जरूर पहुंचता है, क्योंकि बहुत बुरा प्रभावित किया है इस पूरे कोरोना ने। तो ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से भगवान ये सब ठीक करें, वापस से सब अपनी नॉर्मल जिंदगी में पहुंचे, और आप लोगों को भी थोड़ा सा आराम मिले। एक साल से पूरा जंग को जो है सिंगल हैंडेडली लड़ रहे हैं और खेल रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आराम मिले कि हाँ भाई, ये खांसी बुखार वाले दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। जैसा कि तो जी हाँ, ये सब है अपने आप। जतिन भाई, जैसा कि आपने कहा कि ये अभी जंग शुरू हुई है, और अनडाउटेडली हमने लोग खोए होंगे, हमने डॉक्टर कम्युनिटी से भी लोग खोए, पर आज मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मुझे भारतीय डॉक्टरों पे और हमारे एसोसिएशन पे इतना भरोसा है कि आने वाले टाइम में हम इस कोरोना को खांसी बुखार बना के ही छोड़ेंगे। ये अगर किसी को होगा भी, क्या बात है, तो वो खांसी बुखार की तरह होगा, लोग दवा लेंगे और ये ठीक हो जाएगा। और जतिन भाई, माशाल्लाह, आप दुनिया के सारे हाइट्स पे पहुंचे। 5 साल बाद आप मेरी इस लाइन को याद करिएगा कि एक डॉक्टर ने, एक मेडिकल फ्लैग उठाने वाले एक बंदे ने कहा था कि इसको वाकई खांसी बुखार बना देंगे, और 5 साल बाद आप कहेंगे लोगों को कि यार ये कोरोना है ना, ये खांसी बुखार है, ये टेंशन नहीं लो। और सच में इसकी औकात ये बना के छोड़नी है। थप्पड़ तो जंग में सर पड़ ही जाते हैं 2-4, अब अभी हमने खाया है, अभी पलट के मारेंगे। एक पड़ोसी मुल्क है, उसको हमेशा बताते रहते हैं तो कोरोना क्या है। अभी तो ये है कि जल्दी से इस पे थोड़ा सा पकड़ बने, ताकि चीजें ठीक होनी शुरू हो। दिल्ली और बॉम्बे में सुनता हूँ अच्छे हालात हैं। साउथ के लिए थोड़ा सा टेंस हूँ, क्योंकि साउथ में भी थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं चल रही है अपने साउथ इंडिया में। वहां से भी अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाए कि केसेस कम हो रहे हैं, सब रिकवर हो रहे हैं, तो और अच्छा लगेगा। अभी उत्तराखंड में और परिचित और प्यार करने वाले रहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ये जो कुछ एरियाज हैं थोड़े से भी ज्यादा उभर के इनमें केसेस आ रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ी चिंता है। दिल्ली, बॉम्बे, एमपी, इसमें चीजें ठीक हो रही हैं, गुजरात में अच्छी चीजें हो रही हैं, तो ठीक है। पंजाब सेफ है अपना, बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह से जो, तो हर जगह ठीक है, बंगाल भी ठीक है। पूरा देश मेरा फाइट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि सभी उस भावना के साथ लड़े कि इस बीमारी से, कि हम कोई एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, पूरे देश के लोग साथ में। कहने की बात है ना, लिए ढेर सारी प्रार्थना और कहने की बात है ना जतिन भाई कि आज सारा मुल्क सारे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। तो काम पर है क्या जतिन भाई, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला इतना टाइम कब बीत गया। लास्ट पे 2-3 क्वेश्चन है सर, वो बगैर पूछे मैं छोड़ूंगा नहीं, माफी चाहूंगा आपका टाइम। नहीं, बिल्कुल मुझे पता है कि नहीं छोड़ोगे। तो जतिन भाई, एक मेरा सवाल ये है कि आपकी जो मैं पर्सनल लाइफ में भी अभी मैं आपको थोड़ा समझ पा रहा हूँ, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की, जो मैंने लोगों से भी पूछा, आप बड़े जिंदा दिल के इंसान हैं, और कैरेक्टर्स भी आप वैसे ही करते हैं, वो खुले जो है मुंह पे है, वरना यार जैसे आपका वो कैरेक्टर था काम करना यार। तो वैसे ही आप इंसान हैं, और आपको कैरेक्टर्स भी वैसे मिलते रहे हैं। अब हमने तो पिक्चर देखी, छलांग भी देखी, बाकी भी आपकी पिक्चरें देखी, सेक्रेट गेम से लेकर, मतलब कई बार तो क्या होता था सर कि आप जैसे एक्टर्स को तो क्या करते हैं, अपन यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं बंटी डायलॉग्स, जतिन सारना डायलॉग्स, कि वो स्पेसिफिक अगर कोई पिक्चर नहीं भी देखनी तो स्पेसिफिक डायलॉग्स आ जाएंगे, इसमें क्या नया दिया, क्या मीम मटेरियल दे दिया। में क्या कैरेक्टर है आपका, जो 83 जो आपकी पिक्चर आ रही है उसमें आपका क्या कैरेक्टर है और वो कैसा है? 83 एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है अपने आप में। मतलब ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है या पहली ऐसी कहानी है जिस कहानी को लिखते वक्त या बनाते वक्त एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा कमर्शलाइज करने के लिए उसको कोई जरूरत पड़ी नहीं। वो पूरा का पूरा चंक 15 लोगों ने, 16 लोगों ने जो जिया है अपनी जिंदगी का 1983 में, वो इतना ड्रामेटिक है।
अपने आप में वो पूरा इवेंट इतना ड्रामेटिक है कि जब ये लोग फिल्म देखेंगे तो मैं 110% श्योरिटी के साथ क्या कि वो देखेंगे, इसके अंदर इतना मजा और इतना इसका एक जिंदा दिली जो कहें कि देशभक्ति की भावना और काफी प्यार उन लोगों का और जीत का वो पहला एहसास वो इतना अच्छा है कि मजा आ जाएगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं यशपाल शर्मा जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट। बाद में वो कमेंटेटर भी हुए और बहुत बेहिसाब कमेंटेटर थे। हाँ जी जी हाँ, मिडल और लोग बहुत ज्यादा उनको उतना नहीं जानते और मुझे अफसोस है कि इतना नहीं जानते, हालांकि उन्हें कमेंट्री और उसकी वजह से ज्यादा जाना जाता है एज अ कमेंटेटर और सब। लेकिन आप अगर उनका 83 में उनका जो इन्वॉल्वमेंट था उस टीम के अंदर और उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जब वो आप देखेंगे या जब वो आप फिल्म के अंदर आपको पता लगेगा तब आप समझ पाएंगे कि इतना बड़ा रोल उस क्रिकेटर ने निभाया है। अगर कपिल देव के बाद कोई रोल इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हें कौन सा रोल करना है तो डेफिनेटली सब बोलेंगे उस टाइम में तो कपिल देव करना चाहते हैं। तो कपिल देव के बाद अगर ये कोई रोल है तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये रोल मिला है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसकी अपनी एक जंग है उस कैरेक्टर की ना, कि उसको टीम में सिलेक्शन मिला है और वो एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़ रहा है। मतलब सभी अपने आप को प्रूव करना चाहते थे उसमें, लेकिन मैं जब यशपाल शर्मा के फ्रेम से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे लगता है कि वो ऐसा शेर था जो पिंजरे में बंद था और किसी भी वक्त उस पे या तोड़ के निकल जाना चाहता था। तो इस तरह का वो किरदार है और बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन था और वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सर जब आप पहली बार यशपाल सर से मिले तो मतलब क्या मूवमेंट था? मतलब एक फैन मूवमेंट था या फिर ऐसा था कि यार ये कैरेक्टर इनको समझना भी है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो बिल्कुल ऐसा था कि समझो कि मैं लड़की हूँ और वो एक लड़का है जिसको मैं देखने के लिए जा रही हूँ कि आज मुझे इसे पसंद करना है, इसे अपना बेटर हाफ बनाना है। सो हुआ क्या था कि हम हिमाचल में थे। हिमाचल में हमारा करीबन 10 दिन का कैंप लगा था जहाँ पे हम क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए गए थे और एक टीम के मतलब टीम एक आपस में एक दूसरे को जान ले, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाए एक दूसरे का, उसके लिए हमने 10 दिन एक साथ स्टे किया था वहां। तो वहां पर यशपाल सर आए थे। तो यशपाल सर जिस दिन आए थे उस दिन सुबह रात को, एक्चुअली वो शाम को पहुंचे थे हिमाचल और हम लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह करके अपने अपने रूम्स में गए हुए थे। नहा धोने के बाद एक डाइनिंग रूम जो था बड़ा सा, वहां पे हमें मिलना था। तो मैं यशपाल सर को देख पा मैं अंदर शीशे वाले पूरा एक रेस्टो था, वहां पे अंदर वो बैठे हुए थे और मैं उनको देखता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि उससे पहले कुछ क्रिकेटर्स आ चुके थे मिलने, जैसे मोहिंदर अमरनाथ जी मिलके चले गए थे, कीर्ति आजाद सर आके मिल गए थे, सैयद किरमानी सर आके मिल गए थे पूरी टीम से। तो ऐसे एक एक क्रिकेटर आ रहे थे मिलने के लिए। हम संदीप पाटिल सर से उनके घर में जाके मिल लिए थे। तो यशपाल सर की बारी थी तो आज मुझे सब छेड़ रहे थे कि ले भी ले तेरे जो है, मतलब ऐसा ना कि तेरे पति आ गए हो जैसे आप जाओ और डिसाइड करो ऐसा कुछ। हाँ वैसी कुछ फीलिंग थी। बट मैं उनसे मिला और मैं आकर बैठा उनके साथ और काफी इंसाइट मिला। मेरा तो सारा फोकस उनके चेहरे मोहरे, उनके बात करने के तरीके, उनके हाव भाव को पकड़ने में जा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने किरदार में वो सब चीजें डालूं तो जब लोग उसे देखें तो लोगों को लगे और उनको खुद को लगे कि अबे तो मैं ही तो वो मेरा थॉट है। अब देखो मैं कितना सक्सेसफुल हुआ उसमें, वो वक्त आने पे पता लगेगा। तो ये मीटिंग रही। फिर उसके बाद क्रिकेट के कुछ शॉट्स उन्होंने मुझे सिखाए अगले दिन कि उन्होंने बैटिंग स्टाइल उनका जो है वो सीखने को और देखने को मिला। तो एक अच्छा सेशन रहा। फिर काफी देर उनसे लंदन जाने से पहले उनके दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में उनके क्रिकेट ग्राउंड जहाँ वो प्रैक्टिस कराते हैं वहां पे उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो करीबन 2 घंटे चली। उसमें मैंने सबको रिकॉर्ड किया, उनका बातें और वो सब जानी। तो वो शूट पे जाने से पहले मैं अपने अंदर फीड कर चुका था कि अब
जब मैं फील्ड पे उतरूंगा एक्टिंग करने तो मैं यशपाल शर्मा हूँ, जतिन सरना नहीं। तो ये सब तैयारी करी मैंने कुछ कुछ। सर जैसे आप रणवीर सिंह के साथ जैसा आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कपिल देव और उसके बाद ये यशपाल, रणवीर सिंह के साथ काम करने का एक तो एक्सपीरियंस कैसे रहा और क्या वो बातें हैं जो उनसे सीखी जा सकती हैं काम के दौरान? रणवीर सिंह के साथ काम करने का मौका और उसके साथ के अनुभव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मजा आया। मैं उस इंसान के बारे में कई बार एक ही बात बोलता हूँ जो मुझे असली में समझ में आई है। अब वो कहते हैं ना कि जैसे कि इसने अपनी जिंदगी जी है, कि ये आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है, मतलब ये वो कर रहा है जो ये करना चाहता है और इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, टच वुड हो, मैं यही दुआ भी करता हूँ। तो वो एक ऐसा इंसान है जो मुझे लगा कि वाकई ये एक बंदा है जो जी रहा है, मतलब वो एंजॉय करता है हर पल को, है ना। वो एक अचीवमेंट उसका है, वो लेवल पे उसके पास सब कुछ है। वो उतना ही मेहनती भी है, उतना ही डेडिकेटेड है, उतना ही पैशनेट है, उतना ही पागल है काम के लिए। तो ये चीजें काफी इंस्पायरिंग है, उससे सीखने लायक है। स्थिति कोई भी हो, एंजॉय करना जरूरी है, मस्त रहना है, खुश रहना। तो बहुत अच्छी चीजें हैं उससे सीखे जाने के लिए। और बहुत अच्छे हमारी अच्छी रैपो रही फिल्म के दौरान, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा उसके साथ काम करने। जतिन भाई आखिरी सवाल, जब आप लौटकर अब जब वापस दिल्ली आते हैं और दिल्ली वालों से मिलते हैं, खास तौर से अपने मोहल्ले वालों से मिलते हैं, तो एक अलग ही ठाट बात होती होगी भाई। आप भले कितना हम्बल बने, लेकिन वो जो क्राउड गैदरिंग, वो जो सेलिब्रिटी मूवमेंट, अपने मोहल्ले का लड़का है, और जो मोहल्ले वाले भी बताते होंगे अरे ये तो बाजू वाली गली में रहता है हमारे। आपकी पिक्चर देख वो क्या फील देता है, और ऐसा कोई किस्सा सर? मैं मोहल्ले वाले उसमें जोन में तो बचता हूँ, तो मैं बहुत कम निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा एक अलग लेवल पे ना वो जिसे कहते हैं कि पूरा एक महोत्सव बन जाएगा, क्योंकि गलियों में रहने वाला लड़का हूं मैं। तो एक छोटा सा हमारा रामनगर में रहने वाला हूँ, हाँ, बचपन से सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए वहां से तो बचता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने इंस्टीट्यूट विजिट करता हूँ, वैसे ज्यादातर तो शूटिंग हो रही होती है, तो शूटिंग खत्म करने के बाद या अगर गैप डे रहता है तो मंडी हाउस जरूर जाता हूँ। तो वहां पे बहुत लोग आते हैं, क्योंकि जानने वाले तो इकट्ठा होते ही हैं, और जो वहां सीखने के लिए नए लोग आते हैं, चाहे वो श्री राम सेंटर के हों, एनएसडी के हों, या लोकल थिएटर ग्रुप्स के हों, या फिर पासी में हमारे एक आर्ट एंड कल्चर का एक परफॉर्मिंग फाइन आर्ट्स का एक स्कूल है, ITO के सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां के लोग। तो जो भी वहां आता है बड़े प्यार से और बहुत ही उससे मिलता है, दिल खोल के मिलता है, बातों के सेशंस चलते हैं, फिर डिस्कशंस होती हैं, फोटोज होती हैं, तो काफी अच्छा लगता है। इस बात की खुशी होती है कि चलिए कुछ भी किया है जीवन में तो वो ऐसा किया है कि लोग उसको देख के अगर इंस्पायर हो पा रहे हैं, अपने अपने सपनों को जीने की उनमें चाहत आ रही है, या उनको पूरा करने के लिए वो लड़ पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो अच्छा लगता है उनके बीच में जाके, उनसे मिलके। जतिन भाई, दो बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शो पे आने के लिए तो अनडाउटेडली हमारी कम्युनिटी, हमारी डॉक्टर्स की कम्युनिटी आपके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगी, खासतौर से वो जो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो आपका शो देखने वाले हैं। और मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि ये शो आने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा भरमार आने वाला है कि यार ये आदमी अपने टाइप का है। और दूसरा जिस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग ही वो लोग हैं जिसकी वजह से आर्ट में और बॉलीवुड में लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, जिसकी वजह से ये भरोसा बना रहता है कि आराम नगर की गलियों से निकल के भी कोई आदमी जो है इतना बड़ा एक्टर बन सकता है, और इमोशन वाली जो फिल्म है 83 उसके ऊपर वो काम कर सकता है सर। तो ये दो बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपसे सिर्फ लास्ट टेक लेना चाहूँगा कि वो जो लोग जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और वो जो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने की राह पर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कह सकता हूं कि आप हैं तो हम लोग सिक्योर फील करते हैं। इंटरनली अगर पुलिस है तो हम सिक्योर फील कर सकते हैं, बॉर्डर पे अगर
मिलिट्री है तो हम सिक्योर फील करते हैं। तो ऑब्वियसली आप सबका तो शुक्रगुजार है ही है, खासतौर पे डॉक्टर्स का जो जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है, मैं एक्टिंग करने आया हूँ, तो मेरे को किसी गीता पर या किसी चीज पर शपथ नहीं लेनी पड़ी है कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। मैं अपना काम करूंगा, मैं उसमें पूरी जान डालूंगा, मैं सब करूंगा। आप लोगों पे इतना भार है कि आप लोग एक शपथ ग्रहण करते हैं, आप लोग अपने आप पीछे रख के अपने को आगे रख के काम करते हैं, उसमें डेडिकेटेड हो जाते हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ देते हैं और डेडिकेटेडली काम करते हैं। तो हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कान जनता से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधे पे। आप लोग हैं तो हम जैसे लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ एक एक आदमी को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वार्ड बॉयज को, जो भी इस टाइम फ्रंट लाइन पे जो भी काम कर रहे हैं डेडिकेटेडली लोगों की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहता हूँ कि जल्दी से आप ये सब खत्म हो और आप लोगों को भी थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिले फाइनली। अब 100% थैंक यू सो मच जतिन भाई, आप इस शो पर आए, ऐसे ही इंस्पायरिंग काम करते रहिए। और 83 हम सब लोग फर्स्ट डे देखने वाले हैं। अगर और मेरे पास तो एक छोटा सा स्टूडियो भी है, मेरे पास तो सर एक छोटा सा स्टूडियो भी है मेरे ऑफिस में जिसमें मैं बड़ी सी स्क्रीन पर लगाकर पूरी टीम के साथ देखूंगा। मेरी टीम भी यहाँ पीछे है, हम लोग पूरा एकदम बिल्कुल आकर इसको देखने वाले हैं। और हर चौके हर छक्के पर दुआ करता हूँ जल्दी से सबको सिनेमा हॉल्स खुले और सब लोग फिर से उसी तादाद में जाकर के एंजॉय करें इस फिल्म को, क्योंकि ये बनी मासेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि हम लोग तो 83 में नहीं थे, लेकिन उस 83 को आप लोगों ने रिवाइव किया है, तो हम लोग तो उसको यही समझ के जाएंगे कि आज 83 वर्ल्ड कप फाइनल देखने जा रहे हैं क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये सुनकर बहुत एक्साइटमेंट। सर मैंने आपको शो के शुरू में ही कहा था बहुत मजा आने वाली है इसमें और ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैं 83 में नहीं था, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप 2 अप्रैल को जब हमने जीता, तो मुझे वो एक एक पल याद है कि उस दिन मैंने सुबह कितने बजे नहाया था सर, मुझे वो भी याद है। 83 में मैं नहीं था, 2011 में मुझे पता चला था कि हम लोग 1983 में जीते थे वगैरह वगैरह। क्रिकेट लवर होने के नाते ये पता भी था, लेकिन वो इमोशन को समझ पाना हमने पहली बार 2011 में समझा था। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इतनी बाखुदा, इतनी बेहतरीन पिक्चर को डिजाइन किया, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट को उठाया है, और वो पर्दे पे जब देखने को मिलेगा सर, तो मैं तो एकदम चीयर अप कर रहा हूँ एक भारतीय होने के नाते सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद जतिन भाई, जय हिंद। कीप वर्किंग लाइक दिस। सी यू सून। जय हिंद।